नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देहरादून स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, भारत का संविधान उद्देशिका उद्देशिका कहे या प्रस्तावना कहे, दोनों एक ही चीज है। भारत का संविधान या भारत के संविधान की उद्देशिका की बात करेंगे। देखो, उद्देशिका यानी प्रस्तावना से संबंधित सबसे पहले दो महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना जरूरी है। दो तीन इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, जो वर्तमान में प्रस्तावना बनी है, इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में पेश किया गया था। और 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव क्या होगा, पारित भी हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे संविधान के प्रस्तावना पे। संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित से 40 से 50 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनते रहते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को यानी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। चलिए समझते हैं दोस्तों, जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहना क्या चाह रही है। सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करेंगे। जैसे है हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग, यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है, संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती वर्ड क्या है, हम भारत के लोग। उनका कहने का मतलब है कि भारत के संविधान का जो शुरुआत है या भारत के संविधान की जो नींव है वह भारत के लोगों से है, भारत की जनता से है। यानी जनता ही सुप्रीम है, सबसे बड़ी जनता है। संविधान का मकसद जनता के लिए ही है। तो हम भारत के लोग यानी जो भारत के संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों, सबसे पहले इन वर्डों का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ पंथ और निरपेक्ष। पंथ का मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी धर्म से लेकर किसी संस्था से लेकर। तो सरकार का यहाँ पे उद्देश्य है कि जो भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। यानी वो सभी धर्मों को यानी सभी पंथों को एक साथ लेकर चलेगा। किसी भी पंथ के प्रति उसका भेदभाव नहीं रखेगा। लोकतंत्रात्मक यानी जनता के तंत्र के हिसाब से चलेगा, यानी जनता ही सर्वोच्च होगी। समाजवादी समाज के लिए हो गया, है ना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों, इस लाइन से समझने से पहले इस गणराज्य का मतलब भी समझना जरूरी है। गणराज्य गणतंत्र से मिलकर बना, गण से आया है। गणराज्य यानी गणों का राज्य, यानी जनता का राज्य। गण यानी जनता। तो गणतंत्र का सबसे पहले मीनिंग समझना जरूरी है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है। तो गणतंत्र का मीनिंग यह होता है कि देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति यानी सबसे प्रधान व्यक्ति, देश का प्रथम व्यक्ति यानी राष्ट्रपति क्या हो, निर्वाचित हो, जनता द्वारा चुना जाए। यानी जिस देश का प्रमुख व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति जनता द्वारा चुना जाता है, उस देश को, उस राज्य को गणराज्य या गणतंत्र कहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, 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 आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि भारत का संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता कितने प्रकार के न्याय का वर्णन करता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय का वर्णन करता है। कौन कौन से? इनका क्रम भी ध्यान रखना है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। विचार और दूसरे बात करेंगे जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताता है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता? यानी 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। यानी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। दोस्तों जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, देखो ये 3 प्रकार के न्याय 2 जगह हैं। एक है भारत के संविधान की प्रस्तावना में और दूसरा है जो डीपीएसपी है यानी नीति निर्देशक तत्व है, यानी आर्टिकल 78 सॉरी आर्टिकल 38 में बता रखा है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी वहां भी 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में भारत के संविधान की प्रस्तावना के अतिरिक्त किस स्थान पर यानी संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है? तो कहाँ पे? डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में भी इसका वर्णन है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 न्याय का वर्णन संविधान के उद्देशिका में है। आगे बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना और स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में लिखित कितनी स्वतंत्रता है? 5 है। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आगे बात करेंगे प्रतिष्ठा के अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। देखो दोस्तों समता की बात करेंगे, जैसे समता यानी समानता, तो ये अनुच्छेद 14 में भी है यानी मौलिक अधिकारों में भी है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबकी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या करते हैं, मतलब इस तिथि को क्या करते हैं, एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और आत्म अर्पित करना। दोस्तों इन तीनों का मतलब समझिए। अंगीकृत करने का मतलब क्या होता है? अंगीकृत करने का मतलब इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करने का मतलब कि जो ये संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान है, हम इसे क्या करते हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हम इसे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का मतलब क्या होता है? अधिनियमित का मतलब होता है उस चीज को लागू करना। जो संविधान हमने हमने अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया, अब हम उसे लागू भी करेंगे। पूरे भारत के लिए ये संविधान लागू होगा। और लास्ट जो शब्द है आत्मअर्पित। आत्मअर्पित का मतलब होता है कि उसे स्वयं को सौंपना। स्वयं को सौंपना मतलब हम इसे अपने तहे दिल से क्या करते हैं, अपने अंतःकरण से इसे क्या करेंगे, अपने आप में समर्पित करते हैं। यह संविधान हमारे लिए है, ये हम अपने आत्मा से, अपने मन स्थिति से समझते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है, आगे बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है। जैसे यहाँ की बात करेंगे, एक है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, एक है समाजवादी और एक है अखंडता। इस चीज को ध्यान रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। क्या क्या? समाजवादी या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से 3 शब्द? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? सामाजिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन
1976। अब एक चीज यहाँ पे और आगे बात करते हैं, जैसे दोस्तों कि अभी तक भारत के संविधान में प्रस्तावनाओं में केवल एक बार ही संविधान का संशोधन किया गया है। कौन सा वाला? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 मात्र एक बार ही भारत की प्रस्तावना, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जैसे स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और बंधुत्व की बात करते हैं। बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, ये तीन शब्द हमने फ्रांस के, यानी फ्रांस की क्रांति से, यानी फ्रांस देश से ले रखे हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है? तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो यूएसए यानी अमेरिका से ली गई है। जबकि भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। यानी दो क्वेश्चन बन गए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भारत की प्रस्तावना को समझने के लिए सबसे पहले तीन महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट के तीन महत्वपूर्ण डिसीजन है, तो उन्हें चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, एक है बेरूरवादीवाद। बेरूरवादीवाद में ये जो 1960 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बेरूरवादीवाद कब हुआ था? बेरूरवादीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिया था, उसमें बताया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, केशवानंद भारती केस फिर 1973 में हुआ, 24 अप्रैल यानी 1972 लास्ट में हुआ था, और 1973 में इसका डिसीजन आया था, 24 अप्रैल 1973 को। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक लैंडमार्क डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973, इसमें क्या बताया? इसमें बताया प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, तथा संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। क्या बताया? केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973, प्रस्तावना भी संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाएगा। दोस्तों, केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के पेज में हम इसे पढ़ेंगे। अब तीसरा तीसरा सुप्रीम कोर्ट का केस था एसआर बॉम्बे केस। ये भारत सरकार वर्सेस एसआर बॉम्बे केस था, ये 1994 में आया था। इसमें बताया गया जो प्रस्तावना है संविधान की आधारभूत संरचना है। अभी देखो, सबसे पहले जो बेरोजगारी विवाद हुआ था उसमें बताया गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा में केशवानंद भारती केस आया था, उसमें बताया गया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का ही भाग है और अन्य भागों की तरह इसमें भी क्या संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा केस एसआर बॉम्बे केस 1994, इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर बता दिया गया था। आगे बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, केशवानंद भारती केस के बारे में जानकारी देखते हैं थोड़ा, परंतु उससे पहले हमें दो तीन केस से जरूर देख लेना चाहिए। सबसे पहला आता है गोलकनाथ बनाम मामला। गोलकनाथ केस की बात करेंगे, इस केस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या था कि अनुच्छेद 13 में व्यवस्था कर दी गई थी कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिसे संविधान के भाग वने तीन यानी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अनुच्छेद 13 जो आर्टिकल 13 है उसमें बोल रखा है कि संसद द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1951 में पहले प्रथम साल ही क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा आवश्यकता को देकर क्या गया था कि संविधान में एक संशोधन किया गया, और क्या किया गया, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, वो जोड़ा गया था, और उसमें ये नियम बनाए गए थे कि जो भी हम संशोधन करेंगे, अगर वो संशोधन इस 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया जाए तो उसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का उसे सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखो, परंतु 1951 में संविधान संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर ही प्रथम संशोधन कर दिया गया और नया अधिनियमित पारित कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रत्याभूत गारंटी संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। देखो दोस्तों, उस समय क्या था, संपत्ति का अधिकार था। हम जानते हैं अब आर्टिकल 300A में है ये, है ना, पहले 19 में था, अब ये नहीं है। तो संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया।
इस संशोधन के संवैधानिकता पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ विचार किया गया। यहाँ पर भी एक विवाद हुआ था और उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि शंकरी प्रसाद मामले में निर्णय देते हुए स्वीकार किया कि मूल अधिकारों का संविधान के अन्य उपबंधों के भांति संशोधन कर सकता है सज्जन सिंह बनाम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो सज्जन सिंह बनाम जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है कि जो भी यहाँ पे संशोधन हो सकते हैं। देखो दोस्तों, एक बार दोबारा देखते हैं। इस संशोधन की संवैधानिकता पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ विचार किया गया और उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले में निर्णय देते हुए स्वीकार किया गया कि संसद मूल अधिकारों में भी संविधान के अन्य उपबंधों के भांति संशोधन कर सकता है। यानी संसद के पास अधिकार है कि वो अन्य भांति क्या कर सकता है, उस पर क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है, यानी मौलिक अधिकारों पर भी संशोधन कर सकता है। यह कहा गया था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाले केस में। फिर क्या हुआ था कि 1967 में मोस्ट इंपोर्टेंट गोलकनाथ केस आया था, गोलकनाथ मामला आया था 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को भी पलट दिया। क्या बताया उन्होंने? यह था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। विवाद में अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को उलट दिया, यानी जो पुराना जो निर्णय था उसे ही उलट दिया। और ये बताया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन, यानी हम जानते हैं कि जो संविधान संशोधन होता है आर्टिकल मुख्यतः 368 के थ्रू होता है ना, 368 के अधीन होता है। यह मौलिक अधिकार को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखता है। यानी अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होंगे वो क्या करेंगे, वो मौलिक अधिकारों को क्या करेंगे, समाप्त नहीं कर सकते, यानी उनका संशोधन नहीं कर सकते। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यह 11 पीठ की सदस्यता थी, 11 पीठ के जज बैठे थे, 11 न्यायाधीश बैठे थे, जिसमें से 6 न्यायाधीशों के बहुमत से क्या हुआ, ये पास कर दिया गया था। तो इसमें यह बताया गया, गोलकनाथ में क्या बताया गया कि सरकार यानी जो सरकार क्या है, किसी भी कानून यानी संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों को चेंज नहीं कर सकती। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से ये अब आगे आता है। देखो, अब इसके बाद करेंगे, हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस की बात करेंगे। दोस्तों, केशवानंद भारती केस हम जानते हैं, जो केशवानंद भारती थे वो कौन थे, वो केरल के एक मठ के क्या थे, मठाधीश थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया जो केशवानंद भारती विवाद के नाम से बहुत फेमस हुआ। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले केशवानंद भारती जी ने जो चैलेंज किया था वो क्या बोलते हैं, 3 संशोधन को सबसे पहले चैलेंज किया था। वो 3 संशोधन थे। सबसे पहले 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या बताया गया था, इस संविधान संशोधन जो 24वां संविधान संशोधन हुआ उसमें बताया गया, इसके अंतर्गत संसद इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संशोधन के किसी भी भाग में जिसमें वह 3 भाग के, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधन कर सकती है। साथ ही वह किसी निर्धारित किया गया संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होगा तो राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा संपत्ति दिया जाना बाध्यकारी होगा। यानी संपत्ति दिया माने स्वीकार दिया जाना राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा, यानी राष्ट्रपति उसमें क्या है, हामी भरना आवश्यक ही होगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है 24वां संविधान संशोधन 1971। क्या बताया गया इसमें, इसमें यह बताया गया कि संविधान जो संसद है वो किसी प्रकार का अगर क्या करती है, संसद से संशोधन करती है तो मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। और अगर ये दोनों दोनों जैसे लोकसभा राज्यसभा से भी पास हो जाए तो राष्ट्रपति को इस पर हामी भरना अनिवार्य है, यानी संपत्ति दिया जाना बाध्यकारी होगा। दूसरा था 25वां संविधान संशोधन, ये भी 1971 का ही था। 25वें संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए निर्धारित किया गया। दोस्तों, 25वां संविधान संशोधन जैसे 1971 में था, इसमें संपत्ति के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। यानी इसमें बताया गया था जो 39 था, ये यानी बी हो गया, 39 सी हो गया, के तहत जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से अगर कोई कानून बनाया जाता है तो इस आधार पर वैध नहीं ठहराया जा सकता कि 14, 19, 31 के वर्णित अधिकारों का हनन होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25वां संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या बोल दिया गया कि अगर सरकार किसी के संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहती है, यानी मान के चलो कि किसी अगर सरकार को जमीन लेनी है, जमीन किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जमीन का अधिकार है, तो क्या कर सकती है, संशोधन करके वो जमीन ले सकती है। इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार की मालिक की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो उन्हें हटाने के रूप में दे सकता है। मतलब 25वें संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था वो सीमित कर दिया गया था और बोला गया
जो नीति निर्देशक तत्वों के जो आर्टिकल 39 बी है, 39 सी है, उस पर लागू होने के उद्देश्य से कोई कानून बनाया जाता है। यानी इन निर्देशों के तत्वों में अगर हमें किसी को डेवलपमेंट करना है, किसी जगह पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो वहाँ के लिए अगर हमें संपत्ति की जरूरत है, तो हम अगर इसका यूज करते हैं तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 यानी 31 के वर्णित अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। ये बताया गया 25वें संविधान संशोधन में। फिर 29वां संविधान संशोधन 1972 हुआ। उसमें क्या बोला गया? इसके अंतर्गत यही जो मूल रूप था जो केशवानंद भारती केस का, यहीं से आया। केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969, केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। अब देखो दोस्तों, केशवानंद भारती केस क्या थे? केशवानंद भारती जो महान मठाधीश थे, उनके पास जमीन, बहुत ज्यादा जमीन थी। तो केरल सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, उन मठाधीश से क्या हुआ, जमीन लेकर देश हित के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस जमीन का यूज करने के लिए एक कानून बना दिया गया। लेकिन कानून बनाने के साथ साथ जो वो जमीन उन्होंने ली, उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची में डालने से क्या हुआ कि ये बताया गया कि हम जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि अगर कोई भी चीज 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है तो वो उस पर न्यायालय में विवाद नहीं होता। तो इन तीनों को लेकर केशवानंद भारती जी ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, अपील दायर की थी। तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि 24 अप्रैल, ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1974 को क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट का क्या है वर्डिक्ट आया, उन्होंने दिया कि 1973 केशवानंद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में यह विषय फिर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया, जिस न्यायालय ने इसे सुना और 13 न्यायाधीश थे। देखो, अब इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हमने पढ़ा था गोरखनाथ बनाम जो भारत सरकार जो केस था, उसमें 11 न्यायाधीशों का जजमेंट था। इसमें 13 न्यायाधीश ने, यानी दो आज तक की सबसे बड़ी जो बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी, वो केशवानंद भारती केस में बैठी। इसमें 13 न्यायाधीश की जज बैठी थी। सॉरी दोस्तों, ये 74 हो गया, ये 73 होना चाहिए, ठीक है, 1973। देखो, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में यह विषय फिर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया, जिस पर न्यायपीठ ने इसे सुना और उसमें 13 न्यायाधीश थे। ध्यान रखने वाली बात है कि बहुमत अर्थात यानी 7 न्यायाधीशों ने 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य ठहराते हुए, अब जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था, 24वां संविधान संशोधन कौन सा हुआ था दोस्तों, ये रहा कि इसके अंतर्गत सख्ती स्पष्ट किया गया कि संशोधन के किसी भी भाग में जिसमें भाग 3 के अंतर्गत यानी जो मूल अधिकार है संशोधन कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर संमति दिया जाना बाध्यकारी होगा। इसे क्या माना ठहराते हुए गोलकनाथ मामले में उलट, देखो क्या हुआ, न्यायाधीश के बहुमत 7 न्यायाधीश के संविधान को विधि मान्य ठहराते उन्हें विधि के समान ही ठहराया और गोरखनाथ मामले के फैसले को उलट दिया। गोरखनाथ मामले का फैसले क्या था, जिसमें ये बताया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, इस बात को उन्होंने नकार दिया। जिसमें बताया गया कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है और एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग का। परंतु ध्यान रखने वाली बात है, परंतु संविधान का संशोधन करके संसद संविधान की आधारभूत संरचना, जिसे आधारभूत लक्षण भी कहा गया है, वो ना तो संक्षिप्त कर सकती है यानी कम कर सकती है, ना ही समाप्त कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा उसके माध्यम से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जाएगा, यानी जो मूलभूत आधार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसे कम नहीं किया जाएगा। देखो, विधिमान्य ठहराते हुए गोलकनाथ फैसले में उलट कर दिया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने में उतनी ही सक्षम है, केवल उतना ही संशोधन किया जा सके जिससे किसी भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर का आधारभूत लक्षण प्रभावी ना हो, को ना ही संक्षिप्त कर सकती है, ना ही समाप्त कर सकती है, ना ही स्पष्ट कर सकती है। गोलकनाथ मामले के बाद किसी भी मूल अधिकार को ना तो छीना जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केशवानंद मामले के बाद न्यायालय को यह विनिश्चय करना है कि कोई मूल अधिकार आधारभूत लक्षण है या नहीं, यह आधारभूत लक्षण है या नहीं, उसे कदापि हटाया नहीं जा सकता।
यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत संविधान का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है वो हटाया नहीं जा सकता, उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये था केशवानंद भारती मामला 24 अप्रैल 1973। इसे सही कर देना दोस्तों, 1973 1973 था ये। आगे बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ ये तो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, मतलब सॉरी क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया। क्वेश्चन यह था कि भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन है जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड का तो कोई मतलब नहीं है। देखो इसका जो आंसर है वो है अमेरिका, यूएसए। एक चीज का ध्यान रखना, जो यूएसए है, भारत की प्रस्तावना हमने यूएसए से ले रखी है। बस ध्यान, सॉरी सॉरी दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया सही होगा, अमेरिका गलत होगा। अगर प्रस्तावना पूछते हैं कि हमने प्रस्तावना कहाँ से लिया, तब यूएसए सही है। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछते हैं तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब जैसे आयरलैंड से तो बहुत फेमस है नीति निर्देशक तत्व। नीति नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से ले रखे हैं। दोबारा देखो सर, देखते हैं इन क्वेश्चनों को। क्या था, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आप सही कथन बताना है। बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा क्या था, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये भी सही है। केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया। दोस्तों ये गलत हो गया, कनाडा से नहीं लिया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया है। यूएसए से भारत के संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है। मैं पेन चेंज कर देता दोस्तों। देखो भारत के संविधान की प्रस्तावना को कनाडा से न लेकर यूएसए से लिया गया है। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक बार पीछे रिवाइज करें। ये देखें दोस्तों, बेरुवारी केस क्या था, 1960 में था, जिसमें ये बताया गया संविधान का भाग नहीं है। यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और इस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया, प्रस्तावना भी संविधान का भाग है और संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। 24 अप्रैल 1973। तीसरा है एसआर बॉम्बे केस 1994। इसमें क्या बताया गया, प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए। क्या होगा, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष यानी सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी, इसके लिए सभी धर्म चाहे समान है और वो उनका समान रूप से समर्थन भी करेगी। आगे क्वेश्चन है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही है। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही है। तो बात करते हैं, जैसे यहाँ पे बात करते हैं संप्रभु भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही है। संप्रभु मतलब स्वयं पर निर्भर होना, वही तो होता है ना। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे, सही नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। बिल्कुल, ये भी स्वयं प्रभु होगा, है ना। आगे है, भारत अपने देश का कोई हिस्से किसी अन्य देश को दे सकता है। बिल्कुल सही, यानी ये भारत स्वतंत्र है। जब भारत स्वयं प्रभु है, संप्रभु है, कुछ भी करने की उस पर शक्ति है, तो कुछ भी कर सकता है, अपना हिस्सा किसी को दे सकता है।
इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं होगा। लेकिन भारत और आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। दोस्तों, अगर वो किसी दूसरे देश की बात को मानेगा तो स्वयं प्रभु कैसे होगा? वे उसकी बातों पर निर्भर नहीं करता, ये उनका अपने आप सोचने की बात है कि हम इनकी बात माने या ना माने, स्वयं प्रभु वही होगा। तो इसका जो राइट आंसर सही नहीं है, तो ये डी होगा। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। स्वयं प्रभु कहाँ से हो जाएगा अगर किसी दूसरे की बात वो मानने लग गया तो, है ना? अपने हिसाब से चलेगा, वही स्वयं प्रभु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। के एम मुंशी का संबंध किससे है? के एम मुंशी का संबंध, दोस्तों हम जानते हैं संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी। जो इनका संबंध है वो है संविधान की प्रारूप समिति से। दोस्तों ये इसका सही है, प्रारूप समिति से। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, के एम मुंशी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद सकते हैं। जब भारत की प्रस्तावना बन गई थी, तो उस समय के एम मुंशी का एक महत्वपूर्ण कथन था। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली है। प्रस्तावना क्या है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। तो क्वेश्चन कभी ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस किस व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? ऑप्शन आ सकते हैं भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी या कुछ और भी। तो ध्यान रखना, के एम मुंशी ने प्रस्तावना के संबंध में कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। हाँ, एक बात और ध्यान रख सकते हो यहाँ से, एक थे ठाकुरदास भार्गव जी। ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव जी, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा कथन कहा था। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखो दोस्तों, एक बार दोबारा देख लो, इसे कंफर्म हो जाएगा। के एम मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से। अब के एम मुंशी ने प्रस्तावना के संबंध में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। दूसरे थे, एक थे ठाकुरदास भार्गव जी। उन्होंने क्या बोला था प्रस्तावना के संबंध में कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो क्वेश्चन कभी पूछे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था ठाकुरदास भार्गव जी का। आगे क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना क्वेश्चन दोस्तों कि इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि नहीं है। यहाँ से यहीं से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सही है। 26 नवंबर जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने क्या किया, भारत के संविधान को हम क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान लागू होने की तिथि कब थी? 26 नवंबर 1949। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक बार तीसरा देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। बिल्कुल ये तो सही है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही हुआ था। बिल्कुल ये सही है। भारतीय संविधान सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख, भारत संविधान में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। क्या ये भारत के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्या ये रूसी क्रांति से लिया गया है? गलत। तो ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। मुझे उस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है, बाद में मैं इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, पर मेरे हिसाब से भी इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है?
संप्रभु ये तो लिखा गया है, समाजवादी बिल्कुल लिखा गया है, राष्ट्रनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है, धर्मनिरपेक्ष। या पहले धर्मनिरपेक्ष मूल संविधान में था और अब क्या वर्तमान क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं है, इसकी जगह में क्या है? पंथ निरपेक्ष। अगर मूल संविधान में क्या था? तो मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष था। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? दोस्तों, भारत संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, फ्रांसीसी क्रांति बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे। हमने एक चीज पढ़ा था, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये जो तीनों शब्द है ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। देखो, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789, तो 1790 में क्रांति से हमें क्या लिया गया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिए। बोल्शेविक की बात करते हैं दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति यानी रूस की क्रांति, यहाँ से भी हमने क्या ले गए? सामाजिकता की हमने वो ले रखी है, सामाजिकता यानी समानता के लिए ले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका क्रांति की बात करेंगे। अमेरिका क्रांति की बात करेंगे, बिल्कुल प्रस्तावना पूरी अमेरिका से ही लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है, चीन से नहीं लिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, चीन की क्रांति इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों, हमें ऑप्शन है जैसे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। दोस्तों, गणतंत्र तो बिल्कुल नहीं जोड़ा गया, सबसे पहले इसे हटा दो। अगला क्वेश्चन था, देखो, समाजवाद तो जोड़ा गया था, समाजवाद एक सही है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बात एक ही है, ये भी जोड़ा गया था। प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल नहीं, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? एक था समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? अखंडता, अखंडता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल है, प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल है, लोक कल्याण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये लोक कल्याण होगा। तो लोक कल्याणकारी की बात करेंगे, संविधान की लोक कल्याणकारी की बात करेंगे, ये संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है लोक कल्याण की। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्ताव में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में कौन सा सही है? अब हमने सही कथन बताना है। शब्द क्या है? धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही जोड़ा गया, ये एकदम सही है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, ये गलत हो गया, 44वां न बल्कि 42वां था, यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये सही है। अगला है, यह मूल प्रस्तावना में था, जब यह शब्द जोड़ा गया तो मूल प्रस्तावना में कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला और तीसरा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो पहला और तीसरा इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमने पूरे कर लिए। अगर आप 1 या 2 बार इसे रिवाइज करेंगे तो निश्चित ही प्रस्तावना आपका कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।